हेलो दोस्तों, आप लोगों को पापजा एजुकेशन में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे जीवाणु और विषाणु के बारे में, और ये इम्पोर्टेंट है। दोनों सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ेंगे, और ये जो जीवाणु विषाणु से जितना भी क्वेश्चन आता है इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। और अंत में 45-46 क्वेश्चन भी है, उसको भी सॉल्व कर लेंगे, तो ध्यान से आप लोग देखिएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग जीवाणु के बारे में पढ़ते हैं। तो है जीवाणु, जिसको बैक्टीरिया कहा जाता है। जीवाणु की खोज किसने किया था? लुएनहॉक ने। और लुएनहॉक कहाँ के थे? हॉलैंड के थे। कहाँ के थे? हॉलैंड के। जीवाणु खोज लुएनहॉक ने कब किया था? 1676 ईस्वी में। कब किया था? 1676 ईस्वी में। और जब लुएनहॉक ने इस जीवाणु को खोज की थी तो उसका नाम उन्होंने क्या दिया था? उस समय जीवाणु जो था इन्होंने नहीं दिया था, नाम किसी और ने दिया था। इन्होंने, लुएनहॉक ने जीवाणु का नाम जंतुक दिया था, जिसको इंग्लिश में एनिमलक्यूल कहा जाता है। ठीक है। तो जीवाणु को खोज किसने किया था? लुएनहॉक ने 1676 ईस्वी में। लेकिन इन्होंने नाम इस जीवाणु क्या दिया था? जंतुक। ठीक है। तो इस जीवाणु शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीवाणु शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एहरेनबर्ग ने किया था। कब? 1838 में। ठीक है। तो 1838 में पहली बार एहरेनबर्ग ने जीवाणु शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है। लुएनहॉक ने जीवाणु तो खोज की थी, लेकिन उसका नाम दिए थे जंतुक। ठीक है। और जीवाणु शब्द का प्रयोग सबसे पहले करने वाले कौन थे? एहरेनबर्ग। इनका नाम याद रखेंगे। जीवाणु विज्ञान का जनक किनको कहा जाता है? लुएनहॉक को कहा जाता है। तो जीवाणु विज्ञान का जनक हो गया लुएनहॉक। ठीक है। जीवाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? बैक्टीरियोलॉजी। जीवाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? बैक्टीरियोलॉजी। उसके बाद है, सबसे पहले लुई पास्चर और रॉबर्ट कोच ने यह बताया था कि जीवाणुओं से रोग फैलता है। तो जीवाणुओं से रोग फैलता है, ये सबसे पहले लुई पास्चर और रॉबर्ट कोच ने ही बताया था। ठीक है। उसके बाद है, रॉबर्ट कोच ने कलरा तथा तपेदिक, जिसे ट्यूबरकुलोसिस कहा जाता है, के जीवाणुओं की खोज की। तो रॉबर्ट कोच ने किसका किसका खोज की थी? कलरा और तपेदिका। कलरा अर्थात हैजा होता है। तो हैजा और तपेदिक के जीवाणुओं की खोज किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने। ठीक है। रोगों का जन्म सिद्धांत किसने दिया था? तो लुई पास्चर ने दिया था। किसने? लुई पास्चर ने। कभी कभी कहीं कहीं हम पढ़े हैं कि रोगों का जो जन्म सिद्धांत है वो रॉबर्ट कोच ने दिया था। तो प्रश्न जब पढ़िएगा तो ऑप्शन में देख लीजिएगा कि रॉबर्ट कोच ऑप्शन में है कि लुई पास्चर है। दोनों तो नहीं रहेगा। तो याद यहाँ पर ये रखना है कि जन्म सिद्धांत जो दिए थे वो लुई पास्चर ने ही दिए थे। ठीक है। लेकिन जन्म सिद्धांत में भूमिका रॉबर्ट कोच का भी था। ठीक है। आगे चलते हैं। लुई पास्चर ने रेबीज का टीका तथा दूध के पास्चुराइजेशन की भी खोज की थी। तो लुई पास्चर ने किसका किसका खोज किया था? रेबीज के टीके का और दूध के पास्चुराइजेशन का। ठीक है। आगे, दूध को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने की 2 विधियाँ हैं। कितना विधियाँ? 2 विधियाँ। कौन कौन है? एक है LTH और दूसरा क्या है? HTST। अभी LTH क्या है? तो LTH का फुल फॉर्म है लो टेम्परेचर होल्डिंग। LTH का फुल फॉर्म क्या है? लो टेम्परेचर होल्डिंग।
तो LTH मेथड में क्या होता है, इसमें दूध को 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म करते हैं। किसमें? LTH में, लो टेम्परेचर होल्डिंग में 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक दूध को गर्म करते हैं। ठीक है। HTST का फुल फॉर्म क्या है? हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। तो HTST मेथड में क्या होता है कि इसमें दूध को 71.7 डिग्री सेल्सियस पर 71.7 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड तक गर्म करते हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए, LTH में क्या किया जाता है, 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म करते हैं दूध को, और HTST मेथड में 71.7 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड तक दूध को गर्म करते हैं। ठीक है। जीवाणु में राइबोसोम स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। जीवाणु में राइबोसोम पाया जाता है, इसको याद रखना है कि जीवाणु में राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है। जीवाणुओं को पौधा माना गया है, प्राणी नहीं, क्योंकि जीवाणु में कोशिका भित्ति पाई जाती हैं। ठीक है। सुनने में थोड़ा उटपटांग लग रहा है कि जीवाणु पौधा कैसे हो सकता है, तो देखिए हम बता देते हैं कि जैसे जीवाणु में क्या होता है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है। जीवाणु में कोशिका भित्ति पाई जाती हैं। ठीक है, पाई जाती हैं। उसके बाद अब कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है, तो पादप, पौधा में पाया जाता है। ठीक है। पादप में कोशिका भित्ति पादप में कोशिका भित्ति क्या होता है, उपस्थित होता है, मतलब इसमें भी पाई जाती है पादप में। लेकिन प्राणी, जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है। तो इसमें प्राणी में कोशिका भित्ति न पाकर इसमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है। ठीक है। तो कोशिका भित्ति पादप में अर्थात पौधा में तो पाया जाता है, और प्राणी में कोशिका भित्ति की जगह कोशिका झिल्ली पाई जाती है। इसलिए जीवाणु में कोशिका भित्ति पाई जाने के कारण जीवाणु को हम पादप, पौधा कहेंगे, न कि जीव। तो वही लिखे हैं कि जीवाणुओं को पौधा माना गया है, प्राणी, जंतु नहीं, क्योंकि जीवाणु में कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है। तो कोशिका भित्ति पाई जाने के कारण जीवाणु को पौधा माना गया है, पादप माना गया है। ठीक है। और प्राणी, जंतु में क्या पाया जाता है, तो कोशिका भित्ति के जगह कोशिका झिल्ली पाई जाती हैं। ठीक है। आगे देखिए, जीवाणु के अनेक रूप होते हैं। जीवाणु के अनेक रूप होते हैं। कौन कौन होते हैं देख लेते हैं। कोकाई, पहला क्या है, कोकाई जीवाणु। और कोकाई जीवाणु का आकार कैसा होता है, गोल होता है। ठीक है। उसके बाद बैसिलस जीवाणु का आकार कैसा होता है, दंडा आकार, अर्थात रॉड शेप, रॉड के आकार का होता है। और किसका, बैसिलस जीवाणु का आकार। उसके बाद है स्पाइरिला जीवाणु का जो आकार होता है वो सर्पिल आकार का होता है। उसके बाद है वाइब्रियो, तो वाइब्रियो जीवाणु का आकार कैसा होता है, कॉमा होता है। ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, कोकाई गोल होता है, बैसिलस दंडाकार रॉड शेप्ड होता है, स्पाइरिला सर्पिल आकार होता है, और वाइब्रियो कोमा आकार का होता है। ठीक है। उसके बाद है कि जीवाणुओं की साधारण आकृति छड़ रूपी होती है। जीवाणुओं को जो साधारण आकृति होती है वो कैसा होता है, बैसिली अर्थात बैसिलस होता है, छड़ रूपी। ठीक है। जो यहाँ पर बताए थे, यहाँ पर बैसिलस दंडाकार, तो जो जीवाणु का साधारण आकृति है वो कैसा होता है, छड़ रूपी दंडाकार। ठीक है। उसके बाद कोकाई जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं,
अब इन चारों में से पूछे कि किसका आकार सबसे छोटा होता है, तो किसका होता है, कोकाई का होता है। ठीक है, कोकाई का आकार सबसे छोटा होता है। तो साधारण आकृति कहेगा तो छड़ रूपी बैसिलस हो जाएगा। और कोकाई जीवाणु का जो आकार होता है वो क्या होता है, चारों में से सबसे छोटा होता है। ठीक है, जीवाणु में केंद्रक अनुपस्थित होता है अर्थात नहीं पाया जाता है। तो जीवाणु में केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये हम पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं। जीवाणु में केंद्रक नहीं पाया जाता है। माइकोप्लाज्मा विषाणु और जीवाणु से भी छोटा जीव है। माइकोप्लाज्मा विषाणु और जीवाणु से भी छोटा जीव है। ठीक है, तो सबसे छोटा जीव कौन हो गया, माइकोप्लाज्मा। उसके बाद है तपेदिक ट्यूबरकुलोसिस जिसको कहेंगे टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु का नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम। तो तपेदिक ट्यूबरकुलोसिस उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन हो गया, माइकोबैक्टीरियम। ठीक है, भोजन की विषाक्तता पॉइजनिंग क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा उत्पन्न होता है। तो भोजन में जो पॉइजनिंग होता है, जहर जिसमें आ जाता है, वो किसके द्वारा उत्पन्न होता है या किसके कारण होता है, तो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के द्वारा। ठीक है, उसके बाद है कि एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः जीवाणु से प्राप्त होते हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक्स, ठीक है, एंटीबायोटिक्स किससे प्राप्त होता है, जीवाणु से अधिकांश रूप से। चाय के पत्तियों की क्यूरिंग, ठीक है, चाय के पत्तियों की क्यूरिंग में जीवाणु का उपयोग होता है। तो याद रखेंगे कि चाय के पत्तियों में किसका यूज होता है, तो जीवाणु का। ठीक है, मृदा में धान का पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु एनाबीना है। क्या है, मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला जीवाणु कौन है, एनाबीना। आगे है कि दही जमाने में लैक्टोबैसिलस जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। ये लगभग सभी लोगों को मालूम रहता है कि दही जमाने में किसका, लैक्टोबैसिलस जीवाणु का प्रयोग होता है। उसके बाद है नींबू का कैंकर रोग। नींबू में कौन रोग होता है, कैंकर रोग, और ये किसके कारण होता है, तो जीवाणु के कारण होता है। तो नींबू का कैंकर रोग जो होता है वो जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, उसके बाद है मानव के पाचन तंत्र में पाए जाने वाले जीवाणु ई कोलाई हैं। क्या है, ई कोलाई। ठीक है, तो मानव के पाचन तंत्र में जो भोजन पचाने वाला जीवाणु है वो क्या है, ई कोलाई। उसके बाद है कि जीवाणु नाइट्रोजन को स्थिर रूप में बनाए रखते हैं, जैसे भूमि मृदा में एजेटोबैक्टर और क्लोस्ट्रीडियम। तो मृदा में कौन जीवाणु, एजेटोबैक्टर और क्लोस्ट्रीडियम तथा लेग्यूमिनेसी कुल। अब लेग्यूमिनेसी कुल किसको बोला जाता है, मटर कुल के पौधे को या दलहनी फसल है। अब दलहनी फसल मटर कुल में कौन आ जाएंगे, चना, अरहर, मसूर, खेसारी, सोयाबीन। तो जो दलहनी फसलें होती है तो उसको मटर कुल के पौधे या लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे कहा जाता है, के पौधों में राइजोबियम पाया जाता है। तो जो दलहनी फसलें हैं उसमें कौन पाया जाता है, राइजोबियम। ठीक है, और मृदा में भूमि में कौन पाया जाता है जीवाणु, तो एजेटोबैक्टर और क्लोस्ट्रीडियम। ठीक है, उसके बाद है एनाबीना तथा नॉस्टॉक। एनाबीना तथा नॉस्टॉक नामक साइनोबैक्टीरिया वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन करता है, एनाबीना और नॉस्टॉक। ठीक है, उसके बाद एनाबीना के बारे में एक और चीज़ बताए थे कि एनाबीना क्या है, तो ये एनाबीना जो है वो धान की पैदावार को बढ़ाने वाला जीवाणु है। ठीक है, अगला है
माइकोकोकस तंबाकू के पत्ते में तथा बैसिलस मेगाथीरियम चाय के पत्ते में सुगंध पैदा करते हैं। कौन कौन? माइकोकोकस कहाँ? तंबाकू के पत्ते में। माइकोकोकस तंबाकू के पत्ते में और बैसिलस मेगाथीरियम चाय के पत्ते में सुगंध को पैदा करता है। ठीक है। उसके बाद है कि जीवाणु से होने वाले रोग। तो जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन है? तो प्लेग है, डिप्थीरिया है, टाइफाइड है, काली खांसी है, टिटनस है, कुष्ठ है, निमोनिया है, हैजा है, अल्सर है, फूड पॉइजनिंग है। तो इतना जीवाणु से होने वाले रोग है, इसको आप लोग याद रखेंगे। इसका एक ट्रिक भी होता है, जैसे पंडित का टीकू न्यू है। तो यहाँ से हो जाएगा, प से हो जाएगा प्लेग, डी से हो जाएगा डिप्थीरिया, त से था टाइफाइड, का से हो जाएगा काली खांसी, और टी से हो जाएगा टिटनस, और कू से हो जाएगा कुष्ठ, न्यू से हो जाएगा निमोनिया, और है से हो जाएगा हैजा। बाकी दो नाम याद रखिएगा, अल्सर और फूड पॉइजनिंग जो है ये भी जीवाणु से होने वाला रोग है। ठीक है। जीवाणु के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे विषाणु के बारे में। ठीक है, वायरस के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं। तो विषाणु की खोज किसने किया था? तो ये किया था आइवेनोस्की ने। किसने? आइवेनोस्की ने। कब किया था? तो 1892 ईस्वी में किया था। और ये जो आइवेनोस्की है, एक किस पौधे में विषाणु को खोज किया था? तो तंबाकू के पौधे में। ठीक है। तंबाकू के पत्तियों में होने वाले मोजैक रोग पर रिसर्च करने के दौरान, जब तंबाकू के पौधे में मोजैक रोग पर रिसर्च कर रहे थे आइवेनोस्की ने, तब उन्होंने विषाणु को देखा और उसकी खोज की। ठीक है। और जब ये विषाणु को खोज किए तो इसका नाम क्या रखा? टोबैको मोजैक वायरस। ठीक है। क्या नाम रखा? टोबैको मोजैक वायरस। तो इसलिए इन्हें विषाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो विषाणु विज्ञान का जनक किनको कहा जाता है? तो आइवेनोस्की को। ठीक है। विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी कहलाता है। क्या? वायरोलॉजी। स्टाइनले ने विषाणु को रवेदार रूप अर्थात क्रिस्टलाइज फॉर्म में प्राप्त किया। किसने किया? तो पूछेगा कि विषाणु को रवेदार रूप में किसने प्राप्त किया? तो स्टाइनले ने विषाणु को रवेदार रूप में क्रिस्टलाइज फॉर्म में प्राप्त किया। ठीक है। उसके बाद है विषाणु जीवाणु से छोटे होते हैं। विषाणु का जो आकार होता है वो जीवाणु से क्या होता है? छोटा होता है। उसके बाद है विषाणु दो पदार्थ प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल से बने होते हैं। विषाणु किससे मिलकर बना होता है? प्रोटीन से और न्यूक्लिक अम्ल से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि विषाणु किन से मिलकर बना होता है? प्रोटीन से और न्यूक्लिक अम्ल से। उसके बाद है कि प्रोटीन के खोल को कैप्सिड कहते हैं। प्रोटीन का जो खोल होता है उसको क्या कहा जाता है? कैप्सिड। जो कि न्यूक्लिक अम्ल के चारों ओर होता है। कैप्सिड की छोटी छोटी इकाइयों को कैप्सोमियर कहते हैं। ठीक है। तो प्रोटीन के खोल को क्या कहा जाता है? कैप्सिड। और ये कैप्सिड की जो छोटी छोटी इकाइयाँ हैं इसको कैप्सोमियर कहते हैं। उसके बाद है कि न्यूक्लिक अम्ल या तो आरएनए होता है या डीएनए होता है। अर्थात न्यूक्लिक अम्ल आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी। तो पादप वायरस, प्लांट वायरस, पादप वायरस में क्या क्या होता है? तो न्यूक्लिक अम्ल आरएनए होता है। ठीक है। पादप वायरस
क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल आरएनए। उसके बाद जंतु एनिमल वायरस में क्या होता है, तो न्यूक्लिक अम्ल डीएनए होता है। तो पौधा में क्या होता है, आरएनए, और जंतु वाले में डीएनए। ठीक है। उसके बाद एक होता है जीवाणु भोजी, जिसको बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। ये क्या करता है, जीवाणु भोजी, ये जीवाणुओं को मार देता है। ठीक है। और इसमें कि जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज में क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। आगे बात समझ में। तो पादप वायरस में, प्लांट वायरस में आरएनए, एनिमल में डीएनए और बैक्टीरियोफेज में भी डीएनए। ठीक है। उसके बाद है कि जिस विषाणु में आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है उसे रेट्रो विषाणु कहा जाता है। तो विषाणु में और आनुवंशिक पदार्थ आरएनए जिसमें होता है उसको, आरएनए जिसमें होता है उसको रेट्रो विषाणु, तथा जिनमें डीएनए होता है उसको एडिनो विषाणु कहते हैं। ठीक है। जिसमें आरएनए होता है जिस विषाणु में, रेट्रो विषाणु, और जिनमें डीएनए होता है उसको एडिनो विषाणु कहते हैं। विरियन क्या है, तो विरियन यह विषाणुए कण है, एक विषाणु जैसा कण है। ये क्या करता है कि संक्रमण फैलाने का कार्य करता है। कौन, विरियन। ठीक है। अगला है कि विषाणु में निर्जीव एवं सजीव दोनों के गुण पाए जाते हैं। विषाणु में निर्जीव और सजीव के दोनों गुण पाए जाते हैं। ठीक है। विषाणु में एंजाइम नहीं होते हैं, विषाणु में एंजाइम नहीं होते हैं। अगला है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया क्या होता है, तो हाइड्रोफोबिया को रेबीज के नाम से भी जाना जाता है। ये कैसे होता है, तो कुत्ते को काटने से होता है। ठीक है। इसमें पानी से डर लगने लगता है। हाइड्रोफोबिया अर्थात फियर ऑफ वाटर। इसमें कुत्ता जब काटता है तो इसको रेबीज रोग हो जाता है। ये किसके द्वारा होता है, तो विषाणु के द्वारा होता है। ठीक है। किसके द्वारा, तो विषाणु के द्वारा। ठीक है। अगला है चेचक टीके का विकास किसने किया था, तो एडवर्ड जेनर ने चेचक टीके का विकास किया था। ठीक है। विषाणु जीवित कोशिका में वृद्धि करता है, तो दिया रहेगा ऑप्शन में कि विषाणु मृत कोशिका में वृद्धि करता है या जीवित कोशिका में। तो विषाणु जो है वो जीवित कोशिका में वृद्धि करता है। ऊपर में पढ़ाए थे कि विषाणु जो होता है वो निर्जीव और सजीव दोनों का गुण विषाणु में पाया जाता है, लेकिन वृद्धि किस में करता है, सजीव वाला में, जीवित कोशिका में करता है। ठीक है। उसके बाद है कि विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। अगर विषाणु को हम निर्जीव मानते हैं तो क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। ठीक है। एलिसा जांच, ये एलिसा जांच किसको जांच करने की किया जाता है, किस रोग को, तो एड्स रोग की पहचान करती है। कौन, एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट में एड्स रोग की पहचान करना होता है। एड्स का कारण क्या होता है, तो एड्स का कारण टी लिम्फोसाइट की कमी होना। ठीक है। एड्स का कारण क्या है, टी लिम्फोसाइट की कमी होना। HIV, HIV क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। HIV क्या है, ये एड्स है। ठीक है। द्वारा होने वाला रोग क्या है, एड्स है। तो एड्स जिस विषाणु के कारण होता है उसका आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, एक स्ट्रैंडेड RNA होता है, अर्थात सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है। तो एड्स जिस विषाणु के कारण होता है उसका आनुवांशिक पदार्थ क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, अर्थात एक स्ट्रैंडेड RNA। ये याद रखेंगे। इबोला क्या है, इबोला एक प्रकार का विषाणु है। ठीक है। सार्स एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है। सार्स क्या है, एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है, और इबोला एक प्रकार क्या है, विषाणु है। ठीक है।
आगे है कि जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग विषाणु के कारण उत्पन्न होती हैं। तो जो जंतु में फुट एंड माउथ रोग होता है वो किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। आलू में मोजैक रोग जो होता है वो विषाणु के कारण ही होता है। तो कभी कभी पूछ लेगा कि मोजैक रोग किस में होता है, तो ये तो होता है आलू में, और किसके कारण होता है? तो ये विषाणु के कारण होता है। विषाणु से होने वाले रोग, अब विषाणु से कौन कौन से रोग होते हैं? तो पहला है एड्स, खसरा, चेचक, रेबीज, इन्फ्लुएंजा, गलसुआ, हर्पीस, पीलिया, डेंगू ज्वर, छोटी माता, पोलियो, ट्रैकोमा और मेनिंजाइटिस। तो इतना रोग विषाणु से होता है। एक बार फिर से देख लीजिए कौन कौन रोग? एड्स, खसरा, चेचक, रेबीज, इन्फ्लुएंजा, गलसुआ, हर्पीस, पीलिया, डेंगू ज्वर, छोटी माता, पोलियो, ट्रैकोमा और मेनिंजाइटिस, ये विषाणु से होने वाला रोग है। चलिए अब कुछ विषाणु और जीवाणु में अंतर को देख लेते हैं कि जीवाणु में क्या होता है, विषाणु में क्या होता है। तो पादप विषाणुओं में एकल स्ट्रैंडर्ड आरएनए जीनोम होता है। ये हम एड्स में भी बताए थे कि एड्स विषाणु के कारण जो होता है उसका आनुवंशिक पदार्थ क्या है? एक स्ट्रैंडर्ड आरएनए। तो वही है कि पादप विषाणुओं में एकल स्ट्रैंडर्ड आरएनए होता है और बैक्टीरियोफेज में डबल स्ट्रैंडर्ड डीएनए जीनोम होता है। तो अगर पादप विषाणु पर पूछेगा तो एकल स्ट्रैंडर्ड आरएनए और बैक्टीरियोफेज में कहेगा तो डबल स्ट्रैंडर्ड डीएनए जीनोम होता है। उसके बाद जीवाणु का मापन माइक्रोन में, जीवाणु को किस में मापा जाता है? माइक्रोन में, जबकि विषाणु का मापन किस में? मिली माइक्रोन में किया जाता है। ठीक है, जीवाणु को माइक्रोन में और विषाणु को मिली माइक्रोन में। जीवाणुओं के शरीर में कोशिकीय संरचना होती है, अर्थात यह एक कोशिकीय यूनिसेलुलर होते हैं। जीवाणु कैसे होता है? यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय। ठीक है, जबकि विषाणुओं की शरीर में कोई कोशिकीय संरचना नहीं होती है। अब कोई कोशिकीय संरचना नहीं है, इसलिए यह क्या है? अकोशिकीय अर्थात एसेलुलर। ठीक है, तो जीवाणु में एक कोशिकीय होती है और अकोशिकीय किस में? विषाणु में। ठीक है, अगला है कि जीवाणुओं में कोशिका द्रव्य, गुणसूत्र, राइबोसोम मिलते हैं, जबकि विषाणु में केवल प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल मिलते हैं। और शुरू में ही बताए थे कि प्रोटीन किससे किससे मिलकर बनता है, विषाणु किससे किससे मिलकर बनता है? तो प्रोटीन से और न्यूक्लिक अम्ल से। और जीवाणु में क्या होता है? कोशिका द्रव्य, गुणसूत्र और राइबोसोम। ठीक है, जीवाणु लाभदायक एवं हानिकारक दोनों प्रकार के होते हैं, जबकि विषाणु केवल हानिकारक होते हैं। अब जीवाणु कैसे लाभदायक होता है? जैसे लैक्टोबैसिलस हो गया, दूध से दही जो बनता है तो वो क्या है? लाभदायक है। तो जीवाणु लाभदायक है और हानिकारक भी होता है, जबकि विषाणु केवल हानिकारक ही होता है। जीवाणु में लैंगिक और अलैंगिक जनन होते हैं, जबकि विषाणुओं में केवल क्या होता है? गुणन होता है। इसको याद रखेंगे कि जीवाणु में लैंगिक और अलैंगिक जनन होता है, जबकि विषाणु में गुणन होता है। ठीक है, जीवाणु को प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी द्वारा तथा विषाणु को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। तो जीवाणु को किससे देखा जाता है? प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी से, और विषाणु को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। ठीक है,
अब हम लोग आंसर क्वेश्चन को बनाएंगे और देखेंगे कि कितना याद है। तो देखिए, जीवाणु की खोज किसने की? तो हम बताए थे कि जो जीवाणु की जो खोज की थी वो किसने किया था? लुएन हॉक ने। और ये कब किया था? 1676 ईस्वी में। ठीक है। और ये लुएन हॉक ने जीवाणु का नाम क्या दिया था? ये जंतु का नाम दिया था, जंतु। ठीक है। और जीवाणु शब्द को पहली बार किसने प्रयोग किया था? तो एहरेनबर्ग ने। ठीक है, इसको याद रखेंगे। जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि, ये हम बताए थे कि जीवाणु को पौधा क्यों माना गया था? क्योंकि जीवाणु में कोशिका भित्ति होती है। तो कोशिका भित्ति वाला ऑप्शन देख लेंगे। तो कोशिका भित्ति होती है। जीवाणु को पौधा माना गया है क्यों? क्योंकि कोशिका भित्ति होती है। और पौधे में भी बताए थे कोशिका भित्ति होती है, लेकिन जीव में क्या होता है? कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। इसलिए जीवाणुओं को पौधा माना गया। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी। अगला है कि जीवाणु के कोशिका में क्या नहीं होता है? तो हम बताए थे कि जीवाणु के जो कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, जीव द्रव कल्ला भी होता है, राइबोसोम भी होता है, लेकिन सूत्रकणिका नहीं होती है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? डी नंबर। ठीक है। जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? तो साधारण जो आकृति होगी, देख लीजिए, छड़ रूपी होगा कि गोल होगा, सर्पिल होगा कि कोमा रूपी होगा। तो जो साधारण आकृति हम बताए थे कि जो जीवाणुओं की साधारण आकृति होगी कैसे होगी? बैसली छड़ रूपी होगी, रड शेप। ठीक है। अगला है कि जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? तो जो 4 को हम बताए थे उनमें सबसे छोटा कौन था? तो गोल कोकाई जो था वो क्या था? सबसे छोटा। ठीक है। तो 5 का ऑप्शन क्या होगा? ए नंबर। 6 नंबर है कि एक गोल जीवाणु क्या कहलाता है? तो गोल जीवाणु का क्या नाम था? तो उसका नाम था कोकस। क्या नाम था? कोकस। ठीक है। अगला है 7 नंबर कि एक सर्पिल जीवाणु को क्या कहते हैं? डिप्लोकोकस, बैसिलस, कोकस, स्पाइरलम। तो एक सर्पिल जीवाणु को क्या कहा जाता है? स्पाइरिलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पाइरिलम। उसके बाद है कि वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थित होता है? कवक में, लाइकेन में, जीवाणु में, हरे शैवाल में। तो केंद्रक किस में अनुपस्थित होता है? तो जीवाणु में। हम ये बताए थे कि केंद्रक जो होता है वो जीवाणु में नहीं पाया जाता है। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? तो शैवाल है, कवक है, जीवाणु है, कीट है। तो सर्वाधिक संख्या में इनमें से जीवाणु जो है पाया जाता है। ठीक है। तो सर्वाधिक संख्या में कौन पाया जाता है इनमें से? तो जीवाणु। ठीक है। पाश्चर प्रसिद्ध हैं। लुई पाश्चर क्यों प्रसिद्ध हैं? प्रोटीन संश्लेषण के लिए, सूक्ष्मदर्शी अन्वेषण के लिए, रोगों की जर्म थ्योरी के लिए या शराब के किण्वन के लिए? तो हम बताए थे कि लुई पाश्चर जो थे वो रोगों की जर्म थ्योरी को, जर्म सिद्धांत को दिया था। ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि पाश्चर प्रसिद्ध हैं क्यों? क्योंकि इन्होंने रोगों की जर्म थ्योरी दिया था। और ये भी बताए थे हम कि जर्म थ्योरी है इनमें रॉबर्ट कोच ने भी भूमिका निभाई थी। ठीक है। आगे है 11 नंबर कि निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन है? विषाणु है कि जीवाणु है कि माइकोप्लाज्मा की ईस्ट? तो निम्न में से कौन सा सबसे छोटा जीव है? तो माइकोप्लाज्मा। बताए थे कि विषाणु जीवाणु से भी छोटा जीव कौन है? माइकोप्लाज्मा। ठीक है। मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है कौन है?
कोरिनोबैक्टीरियम, ई कोलाई, वेब्रियो कोलेरी, बैसिलस एंथ्रेसिस। तो मानव की आंत में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? ई कोलाई, और ये पाचन का कार्य करता है। तपेदिक 13 नंबर में क्या है कि तपेदिक ट्यूबरकुलोसिस टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन है? साल्मोनेला है, माइकोबैक्टीरियम है, डिप्लोकोकस है, स्ट्रेप्टोमाइसिस है। कौन है? तो तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु का नाम माइकोबैक्टीरियम है। क्या है? माइकोबैक्टीरियम। 14 नंबर में है कि भोजन की विषाक्तता किससे उत्पन्न होती है? विषाक्तता पॉइजनिंग। तो भोजन जो है पॉइजनिंग किससे उत्पन्न होता है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी द्वारा, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा, साल्मोनेला टाइफोसिस द्वारा, या बैसिलस एंथ्रेसिस द्वारा। तो भोजन की विषाक्तता किससे उत्पन्न होती है? तो हम बताए थे कि क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो 14 क्या होगा? बी। अगला है 15, एंटीबायोटिक अधिकांशतः प्राप्त होते हैं। तो एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः किससे प्राप्त होता है? कवक से, जीवाणु से, विषाणु से, तो शैवालों से। किससे? तो जीवाणु से। एंटीबायोटिक अधिकांशतः किससे प्राप्त होता है? जीवाणु से। ठीक है। अगला है कि चाय के पत्तियों के क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है? तो चाय के पत्तियों में किसका प्रयोग होता है? तो जीवाणु का होता है। किसका होता है? जीवाणु का। अगला है 17 नंबर कि मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन से हैं? तो हम बताए थे कि मृदा में जो धान की पैदावार बढ़ाने वाला जीवाणु का नाम है उसका नाम क्या है? एनाबीना। तो 17 क्या हो जाएगा? डी। एनाबीना जो है वो धान की पैदावार को बढ़ाता है। ठीक है। 18 नंबर देखिए, दही जमाने में किस सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है? एसिटोबैक्टर, ल्यूकोनोस्टक, बेसिलस या लैक्टोबैसिलस। तो दही जमाने में किस सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोबैसिलस का। ठीक है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? प्रोटोजोआ द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा, वायरस द्वारा, नेमेटोड द्वारा। तो दूध खट्टा किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा अर्थात बैक्टीरिया द्वारा। ठीक है। 20 नंबर में है कि निम्न में कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकरण जीवाणु है? राइजोबियम है, एजेटोबैक्टर है, जेनेथोमोनास है, या स्यूडोमोनास है। तो 20 का क्या होगा? जो नाइट्रोजन यौगिकरण जीवाणु है वो कौन है? राइजोबियम। ठीक है। और राइजोबियम बताए थे कि ये दलहनी फसलों में होता है, मटर, चना, ये सब हम बताए थे। आगे है कि सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? तो विषाणु की खोज किसने की? स्टॉकमैन ने किया था, इवानोव्स्की ने किया था, स्टैनले ने, या स्मिथ ने। तो विषाणु की खोज किसने किया था? इवानोव्स्की ने किया था। ठीक है। इवानोव्स्की ने विषाणु की खोज कब किया था? तो ये किया था 1892 में। और किस पौधे में? तो बताए थे मोजैक रोग के रिसर्च के दौरान तंबाकू के पत्तियों में अर्थात तंबाकू के पौधे में विषाणु की खोज की थी। ठीक है। और उसका नाम टोबैको मोजैक वायरस रखा था। आगे चलते हैं। विषाणु माने जाते हैं, विषाणु क्या माने जाते हैं? सजीव, निर्जीव, सजीव और निर्जीव दोनों। सजीव जो गुणन की शक्ति खो चुके हैं। तो हम बताए थे कि विषाणु जो होते हैं वो सजीव और निर्जीव दोनों के बीच का एक ट्रांजिशनल ग्रुप है। तो विषाणु सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, मानी जाती है। ठीक है। अगला है 23 नंबर कि निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होती है? तो शैवाल, विषाणु, लाइकेन, जीवाणु। तो हम बताए थे कि एंजाइम जो है वो विषाणु में नहीं पाई जाती हैं। तो किस में नहीं पाई जाती हैं एंजाइम? तो विषाणु में एंजाइम
नहीं पाई जाती हैं। ठीक है। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है, तो हाइड्रोफोबिया किससे होता है? विषाणु से होता है। किससे? विषाणु से। और इसमें क्या होता है? पानी से डर लगने लगता है, जिसको रेबीज रोग के नाम से जानते हैं, और कुत्ता को काटने से होता है। ठीक है। अगला है 25 नंबर, चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था? तो चेचक के लिए टीके का जो विकास है वो एडवर्ड जेनर ने किया था। किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। आगे है, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? तो जो कुत्ता काटता है उसको क्या कहते हैं? मम्स कहते हैं कि हाइड्रोफोबिया, पीलिया, चेचक। तो कुत्ते के काटने से जो रोग उत्पन्न होता है उसको हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। अगला है, विषाणु वृद्धि करता है। विषाणु कहाँ वृद्धि करता है? मृत शरीर में, जीवित कोशिका में, पानी में या चीनी के विलयन में? तो विषाणु जो है वो जीवित कोशिका में वृद्धि करता है। विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि विषाणु को निर्जीव क्यों माना जाता है? इनमें उत्परिवर्तन हो सकता है, क्रिस्टलाइज हो सकता है, वृद्धि कर सकते हैं या गुणन कर सकते हैं। तो हम बताए थे कि जो विषाणु को निर्जीव कब माना जाता है? क्रिस्टलाइज ये हो जाता है तो हम विषाणु को निर्जीव मान सकते हैं। तो विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। तो 28 क्या होगा? 28 का बी होगा। एंजाइम अनुपस्थित होते हैं। तो एंजाइम किस में अनुपस्थित होता है? तो कवक में, विषाणु में, स्लाइमोल्ड्स में या जीवाणु में? तो एंजाइम अनुपस्थित विषाणु में होते हैं। ठीक है। विषाणु में एंजाइम नहीं पाया जाता है। अगला 30 नंबर देखिए, एड्स का कारण क्या है? किसकी कमी कारण एड्स होता है? टी लिम्फोसाइट कमी कारण, उच्च रक्तदाब के कारण, या राइबोफ्लेविन कमी कारण, या जीवाणु संक्रमण कारण? तो एड्स जो है वो टी लिम्फोसाइट की कमी के कारण होता है। अगला है, HIV द्वारा होने वाला रोग है। तो HIV द्वारा होने वाला जो रोग है वो कौन है? क्षय रोग है, आतशक है, या कैंसर है, या एड्स है? तो HIV द्वारा जो रोग होता है वो क्या होता है? एड्स होता है। क्या कौन रोग होता है? एड्स, HIV द्वारा। ठीक है। 32 है, एड्स जिस विषाणु के कारण होता है उसका आनुवांशिक पदार्थ क्या है? तो हम बताए थे कि एड्स जो होता है विषाणु के कारण उसका आनुवांशिक जो पदार्थ है वो कौन है? एक स्टैंडर्ड RNA है, या द्विक स्टैंडर्ड RNA है, एक स्टैंडर्ड वृत्तीय DNA है, या द्विक स्टैंडर्ड DNA है? तो एक स्टैंडर्ड RNA है। ठीक है। एड्स जिस विषाणु कारण होता है उसका आनुवांशिक पदार्थ क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड RNA। ठीक है। एड्स का कारण है, एड्स का कारण क्या है? जीवाणु, फफूंदी, वायरस या विषाणु, अमीबा? तो एड्स किसके कारण होता है? तो वायरस, विषाणु के कारण होता है। इबोला, इबोला क्या है? इबोला एक प्रकार के विषाणु है, पढ़ाए थे हम। एड्स कैसे फैलता है? हाथ मिलाने से, श्वास संपर्क से, कीटों से, या शारीरिक संपर्क से? तो एड्स जो है वो शारीरिक संपर्क से फैलता है। ठीक है। अगला है, विषाणु में क्या होता है? प्रोटीन और लिपिड होता है, न्यूक्लिक एसिड या प्रोटीन होता है, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट या न्यूक्लिक एसिड होता है? तो हम बताए थे कि विषाणु जो होता है वो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी नंबर, कि विषाणु जो होता है वो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, सार्स क्या है? सार्स संगठन है कि विषाणु जनित रोग है कि युद्धपोत है या संचार प्रणाली है? तो सार्स जो है वो विषाणु जनित रोग है। ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। अगला है 38 नंबर, कि खसरा
किस संक्रमण के कारण होता है? विषाणु के कारण होता है या जीवाणु के, कवक या शैवाल के? तो जो खसरा जो रोग है वो विषाणु के द्वारा होता है। विषाणु से होने वाले कौन कौन से रोग है ये भी हम बताए थे। अगला है 39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो विषाणु से होने वाला कौन सा इनमें से रोग है? चेचक है कि यक्षमा है या मलेरिया है या हैजा है? तो विषाणु से जो रोग होता है इनमें से वो क्या है? चेचक। तो 39 क्या हो जाएगा? ए। यक्षमा किससे होता है? जीवाणु से। मलेरिया किससे होता है? तो ये होता है मादा एनोफ्लिज, मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। और हैजा जो है ये भी जीवाणु से होने वाला रोग है। अगला है 40 नंबर कि जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती हैं? तो जो फुट एंड माउथ रोग होता है वो विषाणु के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, तो फुट एंड माउथ विषाणु के कारण होता है। अगला है 41 नंबर कि आलू में मोज़ेक रोग का कारण तत्व क्या है? अर्थात मोज़ेक रोग सबसे पहले तो जान लीजिए आलू में होता है, और ये किसके कारण होता है? विषाणु के कारण, जीवाणु कारण, फफूंदी के या शैवाल के? तो आलू में मोज़ेक रोग होता है वो विषाणु के कारण होता है। ठीक है। अगला है विषाणु क्या है? कोशिकीय हैं, अकोशिकीय हैं, एक कोशिकीय हैं या बहुकोशिकीय हैं? तो हम बताए थे कि विषाणु जो होता है वो अकोशिकीय होता है। एक कोशिकीय कौन था? जीवाणु। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी नंबर। ठीक है। लुई पास्चर ने किसकी खोज की? पोलियो टीका की, इंसुलिन की, रेबीज रोधी टीका की या पेंसिलिन की? तो लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी? तो रेबीज रोधी टीके की खोज की थी। तो रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? लुई पास्चर ने। ठीक है। नींबू का कैंकर रोग किस में होता है? तो कैंकर रोग किस में होता है? नींबू में। और ये किसके कारण होता है? तो ये होता है जीवाणु के कारण। किसके कारण? जीवाणु के कारण नींबू का कैंकर रोग होता है। हैजा का कारण क्या है? जीवाणु है या विषाणु है या फफूंद या शैवाल है? तो हैजा का जो कारण है वो क्या है? जीवाणु है। तो 45 क्या होगा? ए नंबर। उसके बाद है 46 नंबर, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? तो एलिसा जांच कैंसर की करती है, टीबी का या पोलियो का, एड्स का? ये हम पढ़ा चुके हैं। तो 46 नंबर का आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा कि क्या होगा कि एलिसा जांच में कौन से रोग की पहचान की जाती है। ठीक है, तो यहीं पर 46 क्वेश्चन आज रहा, समाप्त करते हैं। और जो आप नए हैं आप लोग वो क्या कीजिएगा? सब्सक्राइब चैनल कर दीजिएगा, और लाइक नहीं किया तो कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।